बच्चों आज हम शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन। ये भी मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है, लेकिन फिजिक्स में ये बहुत यूज होता है। अगर फिजिक्स को हम एक टेम्पू समझ लें, यानी कि ऑटो रिक्शा समझ लें, तो उसके पीछे के जो दो पहिए हैं उनमें से एक है डिफरेंशिएशन और एक है इंटीग्रेशन, और आगे वाला जो पहिया है वो है वेक्टर, क्योंकि वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है और टेम्पू के आगे वाला पहिया ही टेम्पू को डायरेक्शन देता है। तो बच्चों ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से बिना पहिए के एक गाड़ी का चलना इम्पॉसिबल है, वैसे ही बिना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर के कम से कम 11th और 12th के फिजिक्स का पढ़ना इम्पॉसिबल है। और बच्चों अगर किसी भी पहिए में हवा कम रही तो फिर आपकी गाड़ी डगमगा के चलेगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों का तो ये पंक्चर होता है, तो ऐसे में उनकी गाड़ी बस ठेल ठाल के ही चलती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप 12th क्लास में हैं और आपने 11th में अगर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है, तो पूरे 11th की फिजिक्स आपकी ठेल ठाल के ही चली होगी। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप अभी जहाँ है वहीं रुकें और जिस भी पहिए में पंक्चर है पहले उसको ठीक करते हैं, फिर उसमें हवा भरते हैं और फिर हम अपने फिजिक्स की गाड़ी में बैठेंगे और पूरे फुल स्पीड के साथ पूरे सफ़र का मजा लेंगे। क्योंकि अगर आप 12th क्लास में हैं तो ये सफ़र कम से कम आपके लिए 1 साल का है, और 11th में है तो कम से कम 2 साल का है। तो बच्चों फिर हम देखें, एक एक करके हवा भरें अपने पहियों में। तो शुरू करें फिर डिफरेंशिएशन। चलिए, तो जो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे वो है चेंज के बारे में। अब ये चेंज आपको फिजिक्स में खूब देखने को मिलेगा, है ना, जिसको हिंदी में हम बदलाव कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में या फिर मैथमेटिक्स में इसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। बच्चों फाइनल का मतलब हुआ लास्ट वाली वैल्यू और इनिशियल का मतलब हुआ शुरू वाली वैल्यू। जैसे मान लें कि आपके बाल का लेंथ अभी है 8 सेंटीमीटर और 1 महीने के बाद ये बढ़ के हो जाता है 10 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि इस 1 महीने के दौरान आपके बालों के लेंथ में कितना चेंज हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? आप देख के बताएं, बाल के लेंथ में कितना चेंज हुआ? ऑब्वियसली 2 सेंटीमीटर। अरे 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर हुआ है तो 2 सेंटीमीटर का चेंज हुआ है। तो इसके लिए आपने किया क्या? तो फाइनल लेंथ में से आपने इनिशियल लेंथ को माइनस ही तो किया है, तो मिल गया फिर आपको 2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर बच्चों? वेरी गुड। अब देखें, ये जो चेंज है ना, ये हम 2 तरीके का देखते हैं। जो पहला तरीका है वो है फाइनाइट चेंज, और जो दूसरा तरीका है वो है इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, है ना बच्चों। एक्चुअली इनफाइनाइट 2 तरीके का होता है, एक होता है इनफाइनाइटली लार्ज और एक होता है इनफाइनाइटली स्मॉल। अब इनफाइनाइटली लार्ज का मतलब होता है कि ये इतना बड़ा होगा कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इनफाइनाइटली लार्ज आपके सोच से भी ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन इनफाइनाइटली स्मॉल का मतलब होगा कि ये इतना छोटा होगा कि आप इसका भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये आपकी सोच से भी ज़्यादा छोटा होगा, है ना बच्चों। अगर आप किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, तो ना ही वो इनफाइनाइटली लार्ज होगा और ना ही वो इनफाइनाइटली स्मॉल होगा। बच्चों वो फाइनाइट होगा, यानी फाइनाइट चीज़ों का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। मान लें बच्चों की कोई क्वांटिटी है x जिसकी इनिशियल वैल्यू है 50 और थोड़ी देर के बाद उसकी वैल्यू बढ़ के हो जाती है 100। हो सकता है आप गाड़ी चला रहे हो, रोड थोड़ा ख़राब हो जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की स्पीड हो 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको अच्छा सा हाईवे मिला तो आपने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा के कर ली 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो अगर यहाँ किसी ने पूछा कि चेंज इन x कितना हुआ, तो ऑब्वियसली आप x फाइनल माइनस x इनिशियल ही करेंगे। तो करके बताएं, 100 माइनस 50 आएगा। अब आप बताएं कि जो 50 है ये कैसी क्वांटिटी लग रही है, इनफाइनाइटली लार्ज, इनफाइनाइटली स्मॉल कि फाइनाइट। तो ऑब्वियसली 50 का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना होता है, तो इसीलिए ये फाइनाइट है। क्लियर है बच्चों? अब सुने, ये जो फाइनाइट चेंज होता है ना, उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल टाइप का बनाते हैं और इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं। ये एक ग्रीक लेटर है। क्लियर है? चलिए, लेकिन इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज को हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखें हम इसको कैसे लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा x और इसको पढ़ेंगे चेंज इन x, है ना बच्चों। और किस टाइप का चेंज? तो फाइनाइट चेंज इन x। क्लियर है? चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लें कि कोई क्वांटिटी है x, उसकी इनिशियल वैल्यू है
99.999 एंड 9, ठीक है तो 100 से छोटा ही। तो थोड़ी देर के बाद ये बढ़ के हो जाता है 100। अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताएं x में चेंज कितने का हुआ है, तो वही करेंगे x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो आप 100 में से 99.9999 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0001। अब आप इसको देखें और बताएं कि आपको किस टाइप का चेंज लग रहा है, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज लग रहा है कि फाइनाइट चेंज लग रहा है। तो ऑब्वियसली बच्चों पॉइंट के बाद 3 जीरोस हैं और उसके बाद 1 है, तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटा है। हाँ, हम मान सकते हैं कि ये छोटा है, लेकिन हम इसको इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना है, और मैं बताऊं ये कितना है। चलिए काम करते हैं, हम इस डेसिमल को यहाँ से हटाते हैं। तो जब ये डेसिमल यहाँ से हटेगा तो नीचे में बच्चों 1 2 3 4 0 आएगा। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 को 10,000 हिस्से में डिवाइड करें तो जो छोटा सा हिस्सा आपको मिलेगा वो लिखा हुआ है ये। तो कहीं ना कहीं आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया कि ये कितनी छोटी क्वांटिटी है। तो अगर आपने अंदाज़ा लगा लिया तो वो फाइनाइट ही रहेगा। इसको भी हम डेल्टा x से ही डिनोट करेंगे बच्चों। आई बात समझ में? चलिए काम करते हैं। मान लें कि हमने एक चेंज निकाला, जिस तरीके से हमने यहाँ चेंज निकाला था ना, वैसे ही हमने एक चेंज निकाला और वो चेंज कुछ इस तरीके का आया 0.00000। और बच्चों 1 करोड़ टाइम्स 0, यहाँ तो फिर भी सिर्फ 3 जीरोस थी, लेकिन यहाँ पे आप 1 करोड़ जीरोस लिखने के बाद 1 करोड़ को हम 10 टू दी पावर 7 से दिखाते हैं, तो आप मान लेंगे कि टोटल 10 टू दी पावर 7 0 है। लिखने के बाद मैंने 1 लिखा। अब बात समझ रहे हैं? और तब मैंने आपसे पूछा कि बताए कि ये कैसी क्वांटिटी है, इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी है कि ये फाइनाइट क्वांटिटी है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत छोटा है, मतलब ये 3 जीरोस थी तभी हमको बहुत छोटा लग रहा था, और यहाँ तो 1 करोड़ जीरो लिखने के बाद 1 रखा गया है। तो जाहिर सी बात है इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी होनी चाहिए, ये एक तरीके का इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज होना चाहिए। लेकिन बच्चों अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यहाँ भी आप गलत हैं, है ना। और क्यों गलत हैं? क्योंकि हमको एग्जैक्टली पता है कि बीच में 1 करोड़ जीरो है, और जिस चीज़ के बारे में हमको पता होता है वो कभी भी इनफाइनाइटली लार्ज या इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं हो सकता। इनफाइनाइट चीज़ों के बारे में हम कभी पता नहीं लगा सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो हम कह सकते हैं कि ये वेरी 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 स्मॉल है। आपको जितना मन करे उतना वेरी लगा लें, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये वेरी 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 स्मॉल है, लेकिन हम इसको इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमको एग्जैक्टली पता है कि बीच में कितना जीरो है। तब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि तब सारी चीज़ें फाइनाइट ही होंगी, है ना। इनफाइनाइटली स्मॉल तब तो कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल वाला, है ना। तो इसको मैं मिटाता हूँ। क्लियर है बच्चों? चलिए देखते हैं। मान लें कि कोई क्वांटिटी है, सिंपल ले लेते हैं 4, और मैंने आपसे पूछा कि 4 के जस्ट बाद जो नंबर आता है वो बताएं, वो मुझको यहाँ पे लिखना है 4 के जस्ट बाद, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ना बिना सोचे समझे 5 कह देते हैं कि 4 के जस्ट बाद 5 आता है, लेकिन बच्चों जस्ट बाद का मतलब समझ लेना। जैसे अगर मैंने तुमसे पूछा कि जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है, तो जनवरी के बाद फरवरी भी आता है और जनवरी के बाद मार्च भी आता है। अरे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सब जनवरी के बाद ही आते हैं, है ना। लेकिन जनवरी के जस्ट बाद कौन सा आता है? तो जस्ट बाद फरवरी आता है ना बच्चों। तो जस्ट बाद का मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में और कोई नहीं आना चाहिए, यानी जनवरी और फरवरी के बीच में और कोई नहीं आना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो 4 के जस्ट बाद का मतलब ये हुआ कि 4 और उस नंबर के बीच में और कोई नहीं आना चाहिए। जैसे मान ले कि आपने कह दिया कि 4 के जस्ट बाद 5 आता है ना बच्चों। तो 4.5 तो यार इससे भी पहले आता है ना। अब बात समझ रहे हैं? ठीक है। 4.4 तो इससे भी पहले आता है, 4.3 तो इससे भी पहले, सिमिलरली 4.1 तो इससे भी पहले आता है। तो क्या हम ये कह दें कि 4 के जस्ट बाद 4.1 आता है? हम ये कह दें? जी नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 4 के जस्ट बाद 4.1 आता है तो 4.01 इससे भी पहले आता है बच्चों। 4.001 इससे भी पहले, 4.0001 इससे भी पहले। अब बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये हुआ कि 4 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है ना, ये भगवान को छोड़ के और किसी को नहीं पता है ना। अगर मान ले कि आपने 4 के बाद 1 2 3 4 5 6 और 1 करोड़ जीरो लिखने के बाद 1 लगाया,
तो आपको क्या लग रहा है, वो 4 के जस्ट बाद आने वाला नंबर है क्या? जी नहीं, कोई और आएगा और जस्ट एक जीरो लगा देगा और वो वाला नंबर इससे भी पहले आ जाएगा। अरे बात समझ रहे हैं? जैसे एक जीरो के बढ़ाते ही यहाँ 2 जीरोज थी ना, एक जीरो जैसा ही मैंने बढ़ाया तो जो ये वाला नंबर है वो इससे भी पहले आ गया, एक और जीरो बढ़ा देंगे तो वाला नंबर इससे भी पहले आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो अगर देखा जाए तो हम नहीं बता सकते हैं कि 4 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चों मुझको लिखना है, तो बताएं कि मैं कैसे लिखूं। आप बताएं, आप सजेस्ट करें कि मैं कैसे लिखूं। तो मैं ऐसा ही लिखूंगा ना 4.0000। और क्या लगता है कितनी बार जीरो लिखने के बाद मैं 1 लगाऊं? 1 करोड़, 1 अरब, कितनी बार आप बताएं? जी नहीं, मुझको इनफाइनाइट टाइम्स जीरो लिखना पड़ेगा। दुनिया में किसी को नहीं पता है कि यहाँ कितनी जीरोज आएंगी, आप समझ रहे हैं? और उसके बाद मैं 1 लिखूंगा। और बच्चों शायद ये वाला नंबर 4 के जस्ट बाद आता होगा। अब यहाँ शायद मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये कौन सा नंबर है। अरे बीच में इनफाइनाइट जीरो है भाई, मुझको इसके बारे में एग्जैक्टली पता थोड़े है, समझ रहे हैं? चलिए, लेकिन बच्चों जो भी है ये वाली क्वांटिटी इससे तो बड़ी ही है, आप समझ रहे हैं? इससे तो बड़ी इससे तो बड़ी ही है ये वाली क्वांटिटी। चलिए चेंज लेके देखते हैं, ठीक है। तो चेंज का मतलब होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.0000 और कितने टाइम जीरो बच्चों? इनफाइनाइट टाइम जीरो और उसके बाद 1। अब आप बताएं कि ये आपको कैसी क्वांटिटी दिख रही है? इनफाइनाइटली लार्ज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। डेसिमल के बाद इतने सारे जीरो आपको यहीं पे दिखाई दे रहे हैं, है ना। इनफाइनाइटली स्मॉल की फाइनाइट क्वांटिटी, तो अब ये आपको फाइनाइट नहीं दिख रहा होगा क्योंकि जब मैंने बीच में 1 करोड़ जीरो लिखा था तो आपको एग्जैक्टली पता था 1 करोड़ जीरो है, इसीलिए आपने उसको फाइनाइट कहा था। यहाँ पता है कि 3 जीरोज हैं, इसीलिए आपने इसको फाइनाइट कहा है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं पता है कि बीच में कितने जीरो हैं। तो ये एक इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी, हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये कितना छोटा है, आप समझ रहे हैं। तो अब अगर मुझको इसको डिनोट करना हो तो आप बताएं, क्या मैं डेल्टा से डिनोट करूं? जी नहीं, अब मैं इसको डिनोट करूंगा डी से और ये बन जाएगा dx। तो बच्चों आज के बाद से आप हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी चीज़ के सामने अगर आपको d लगा हुआ दिख जाए तो समझ लेना कि वो इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको फिजिक्स में ये खूब मिलने वाला है, कहीं आपको dt मिलेगा, इसका मतलब हुआ इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन टाइम, कहीं आपको d भी मिलेगा, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। आई बात समझ में? याद रखेंगे हमेशा ये। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे मान लें कि मैंने आपसे कहा कि शुरू में आपके बाल का लेंथ 8 सेंटीमीटर था और 1 महीने के बाद वो 10 सेंटीमीटर हो गया। तो इस 1 महीने के दौरान आपके बाल के लेंथ में जो चेंज हुआ वो फाइनाइट चेंज है कि इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज है? आप सोच के बताएं, ठीक है। ऑब्वियसली फाइनाइट चेंज है क्योंकि 2 सेंटीमीटर का चेंज आया है ना बच्चों, और 2 सेंटीमीटर इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। आई बात समझ में? लेकिन बच्चों मैंने आपसे पूछा कि बताएं कि जस्ट 1 सेकंड में आपके बाल के लेंथ में कितना चेंज हुआ, है ना। आप मुझको देख रहे हैं, बताएं 1 सेकंड में मेरे बाल के लेंथ में कितना चेंज हुआ होगा, ठीक है। तो बच्चों चेंज तो हुआ ही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सोया रहूँगा अचानक से 1 महीने के बाद उठूँगा तो मेरा बाल 2 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। मेरा बाल हर पल बढ़ रहा है, हर सेकंड बढ़ रहा है, आप बात समझ रहे हैं। लेकिन वो इतने धीरे धीरे बढ़ रहा है कि 1 सेकंड 2 सेकंड में हमको ऐसा लगता है कि हमारे बालों का लेंथ कांस्टेंट है। हाँ, वही हम 1 महीने का अगर टाइम ले लें तब हमको दिखेगा कि हाँ 1 महीने के दौरान ये 2 सेंटीमीटर बढ़ चुका है, ठीक है। तो आप बताएं 1 महीने में तो आपके बाल के लेंथ में जो चेंज हुआ था वो फाइनाइट चेंज था, लेकिन 1 सेकंड में आपके बाल के लेंथ में जो चेंज होगा वो कैसा चेंज होगा? फाइनाइट चेंज होगा कि इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज होगा? आराम से सोच के बताएं। तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे सर इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। अब 1 सेकंड में चेंज लगभग ना के बराबर ही तो हुआ है, तो इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज है। लेकिन बच्चों आप यहाँ भी गलत हैं, ये भी एक फाइनाइट चेंज है और मैं बताता हूँ आपको कैसे। अगर किसी ने आपसे पूछ दिया ना कि 1 सेकंड में बाल के लेंथ में कितना चेंज हुआ, तो आप उससे बोलेंगे कि एक काम करो, तुम मुझको 1 महीने का टाइम दो, मैं तुमको बता दूंगा कि 1 सेकंड में मेरे बालों के लेंथ में कितना चेंज हुआ होगा, ठीक है। तो आप उसे 1 महीने का टाइम लेंगे, 1 महीने में देख लेंगे कि आपका बाल कितना बढ़ा, 2 सेंटीमीटर बढ़ा, फिर आप उसको 30 से डिवाइड कर देंगे। तो पता है 30 से डिवाइड करते ही आपको पता चल जाएगा कि 1 दिन में आपका बाल कितना बढ़ा है।
समझ रहे हैं। फिर इस क्वांटिटी को आप 24 से डिवाइड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि 1 घंटे में आपका बाल कितना बड़ा है। फिर आप इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट में पता चल जाएगा, और एक बार फिर से 60 से डिवाइड करेंगे, पता चल गया 1 सेकंड में। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कोई ना कोई फाइनाइट नंबर ही आएगा ना बच्चों। अब बात समझ रहे हैं। तो अंदाजा हम लगा सकते हैं कि 1 सेकंड में हमारे बाल के लेंथ में कितना चेंज होता है, तो ये भी फाइनाइट ही होगा। और एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये फाइनाइट क्यों आया, क्योंकि जो मैंने आपको टाइम दिया था ना 1 सेकेंड, वो एक फाइनाइट टाइम था। 1 सेकेंड इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम थोड़े ना है। तो फाइनाइट टाइम में कोई भी घटना फाइनाइट ही होगी, वो इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं होगी। आप समझ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी चीज़ इनफाइनाइटली स्मॉल हो तो उसके लिए आपको टाइम भी इनफाइनाइटली स्मॉल लेना पड़ेगा, है ना। और आगे चल के हम खूब डिटेल में पढ़ेंगे ये। जैसे dt टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज होगा उसको हम dv बोलेंगे। तो dt टाइम का मतलब वो इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम, है ना। तो इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो भी इनफाइनाइटली स्मॉल होगा। थोड़ी बहुत बात समझ में आई आपको। तो हम मेरे ख्याल से आगे बढ़े। फिर चलिए बच्चों, एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर कोई भी क्वांटिटी इंक्रीजिंग है यानी कि बढ़ रही है तो उस केस में चेंज पॉजिटिव आता है, लेकिन कोई भी क्वांटिटी अगर डिक्रीजिंग है यानी कि घट रही है तो उस केस में चेंज नेगेटिव आता है। अब चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लें। मान लें कि 2 दोस्त हैं A और B, ठीक है। दोनों ने एक ही कंपनी को ज्वाइन किया और दोनों की जो इनिशियल सैलरी है वो 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है बच्चों। दोनों की इनिशियल सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। अब 1 साल के बाद या तो इनका प्रमोशन होने वाला है, नहीं तो डिमोशन होने वाला है इनके काम के आधार पे। तो ये जो है ना, इसने पूरे साल खूब ईमानदारी से मेहनत किया था, तो इसके बॉस ने खुश होके इसकी सैलरी को कर दिया 1,20,000 रुपीज़, है ना। और इसने पूरे साल भर मक्कारी की थी तो इसकी सैलरी को घटा दिया गया और इसको कर दिया गया 80,000 रुपीज़। आई बात समझ में। अब बताएं कि इसकी सैलरी में कितना चेंज हुआ है। तो चेंज निकालने के लिए वही करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो S फाइनल माइनस S इनिशियल, इसका मतलब है कि 1,20,000 में से आपको 1 लाख को माइनस करना है। तो बच्चों आपको प्लस में मिलेगा ना 20,000, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपको यहां पूछा गया कि इसकी सैलरी में कितना चेंज हुआ, तो आप यहां भी वही काम करेंगे, S फाइनल माइनस S इनिशियल, है ना। यानी कि 80,000 में से अब आपको 1 लाख को माइनस करना है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, नेगेटिव में आंसर आएगा, क्योंकि जिसमें से आप घटा रहे हैं वो छोटी क्वांटिटी है और जिसको आप घटा रहे हैं वो बड़ी क्वांटिटी है। तो छोटी क्वांटिटी में से बड़ी क्वांटिटी को जब भी हम घटाते हैं आंसर नेगेटिव में आता है, और इस केस में नेगेटिव में आएगा कितना, तो -20,000 रुपीज़। और बच्चों अगर इससे कोई पूछेगा ना कि तुम्हारी सैलरी में कितना चेंज हुआ, तो ये खुश होकर बताएगा कि मेरी सैलरी में तो +20,000 का चेंज हुआ है। तो प्लस देखते ही लोग समझ जाएंगे कि इसकी सैलरी 20,000 बढ़ी है। लेकिन अगर आप इससे पूछेंगे कि तुम्हारी सैलरी में कितना चेंज हुआ, और जब ये बोलेगा कि मेरी सैलरी में तो यार -20,000 का चेंज हुआ है, तो ये माइनस देखते भी लोग समझ जाएंगे कि इसकी सैलरी 20,000 कम हुई है। क्लियर है बच्चों। तो आप इसको याद रखेंगे कि अगर क्वांटिटी इंक्रीजिंग हो तो चेंज पॉजिटिव होता है, क्वांटिटी डिक्रीजिंग हो तो चेंज नेगेटिव होता है। क्लियर है। तो हम आगे बढ़े। फिर बच्चों अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक यानी कि डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव भी कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन निकालना हो चाहे डेरिवेटिव निकालना हो, बात बराबर होगी, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये भी एक टाइप का मैथमेटिकल ऑपरेशन है। जैसे आप लोगों ने दूसरी तीसरी क्लास में जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग देना सीखा था, तो समझ ले कि वैसे ही आपको 11th 12th में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखना होता है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ना कि डिफरेंशिएशन किया कैसे जाता है, ठीक है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन सीखेंगे और उसके बाद देखेंगे, लास्ट में देखेंगे कि आखिर हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा क्यों है, डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में यूज क्या आता है, ठीक है बच्चों। तो हम शुरू करें। चलिए, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन का जो फॉर्म होगा वो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, dy/dx, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये dy क्या है, ये dx क्या है। तो जी हाँ, अभी अभी हमने देखा था dx, ठीक है। तो वही वाला dx है ये, यानी इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन x, और ये है इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन y। क्लियर है ये। चलिए,
इसको पढ़ते कैसे हैं? ये जो पूरा फोटो आपको दिखाई दे रहा है, हम इसको पढ़ेंगे कैसे? तो इसको पढ़ा जाता है, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे आप भी, डिफरेंशिएशन ऑफ। ठीक है बच्चों, ये जो ऊपर वाला वेरिएबल आपको नजर आ रहा है कौन है? y है, उसको लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y, फिर लिखा जाता है विथ, उसके बाद रेस्पेक्ट टू, और आपको ये जो नीचे वाला वेरिएबल दिख रहा है ना, वो लिखते हैं x। एक बार फिर से देखते हैं, dy बाई डी एक्स को, है ना बच्चों, dy बाई डी एक्स को हम कैसे पढ़ेंगे? तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इज इट क्लियर? तो थोड़ा आप बताएं, कहीं पे लिखा हुआ है dv बाई dt, इसको आप कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, और मान लें कि v वेलोसिटी है और t टाइम है, तो कैसे पढ़ेंगे आप इसको? आप इसको पढ़ेंगे कि ये है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, है ना बच्चों, विथ रेस्पेक्ट टू, और क्या? टाइम पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? तो पढ़ने तो कम से कम आ ही गया आपको। ठीक है, अब चलिए हम रूल्स देखेंगे कि आखिर डिफरेंशिएशन किया कैसे जाता है ना। अगर y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ठीक है, तो बारी बारी से कुछ रूल्स देखेंगे, और रूल्स जब खत्म हो जाएंगे तब देखेंगे कि इसका फिजिक्स में क्या यूज होता है। शुरू करें, चलिए। ठीक है, देखें बच्चों, जो सबसे पहला रूल है हम कह सकते हैं कि वो है पावर रूल, है ना, पावर रूल। और ये रूल कहता है कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना है x टू द पावर n को x के रेस्पेक्ट में, जैसे बच्चों अभी अभी हमने देखा था ना dy बाई डी एक्स, तो आप बताएं तो यहाँ हमको किसको डिफरेंशिएट करना था? y को किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। अरे हम ऐसे ही पढ़ते थे ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y, यानी y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में। इज इट क्लियर? ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम कर रहे हैं x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और इसको पढ़ेंगे कैसे बच्चों? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n, y की जगह पे n है, x टू दी पावर n है भाई, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है? अब इसका आंसर कितना आएगा ना, इसका डेरिवेशन जो है वो हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डेरिवेशन की, बस आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, कि ये जो होता है ना, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है, ये बराबर होता है nx टू दी पावर n माइनस 1। कहाँ से आया? दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा बहुत लिमिट पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, है ना, और उसकी खास रिक्वायरमेंट यहाँ पे है नहीं। लेकिन आपको इतना तो जरूर याद रखना है, x टू दी पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x जो होता है वो nx टू दी पावर n माइनस 1 होता है। क्लियर है? तो एक काम करते हैं ना, जल्दी जल्दी कुछ एग्जाम्पल्स करके देख लेते हैं, ताकि ये वाली चीज़ जो है वो हम दिल से महसूस करने लगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, अब बच्चों यहाँ पे आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे, तो आपको वीडियो को पॉज करना है और एक एक क्वेश्चन को खुद से करना है पहले, और जैसे जैसे आपका क्वेश्चन होता जाएगा वैसे वैसे आप रिज्यूम करके तब मेरे साथ आएँ, सिर्फ ये मैच कराने के लिए कि आपका आंसर इतना आया है कि नहीं। आप समझ रहे हैं? या कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा हो तब आप रिज्यूम करके उसको देख लें, लेकिन पहली बार आपको ट्राई करना जरूरी है अगर आप ढंग से सीखना चाहते हैं, तो प्रॉपरली सीखना चाहते हैं तो। क्लियर है? तो चलिए, जो सबसे पहला है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू x। जाहिर सी बात है, n की जगह पे 4 है, तो हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी हम लिखेंगे 4x टू दी पावर 4 माइनस 1। अरे nx टू दी पावर n माइनस 1 लिखा है मैंने। तो बच्चों हम इसको याद कैसे रखेंगे? हम ऐसे याद रखेंगे कि ये जो पावर है ना वो नीचे आ जाता है। बात समझ रहे हैं? पावर को टावर से नीचे लेके आ जाइए, ठीक है, और पावर में से 1 को माइनस कर लीजिए, यानी पावर 1 कम हो जाएगा। तो जो आपका फाइनल आंसर है वो कितना आएगा बताएं जल्दी। तो 4 तो रहेगा ही, x भी रहेगा, 4 माइनस 1 को 3 कह देंगे ना। तो हम कोशिश करेंगे ना कि डायरेक्ट इसके बाद ये लिख दें, और ये बहुत आसान है। पावर को नीचे लेके आए तो 4, और पावर में से 1 माइनस हुआ तो 3 हो जाएगा ये। चलिए अगला एग्जाम्पल जल्दी जल्दी करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n विथ x टू दी पावर 10 विथ रेस्पेक्ट टू x है ये। ठीक है, जल्दी बताएं आंसर कितना। ठीक है, तो कर लिया होगा आप लोगों ने। पावर नीचे आया
और बच्चों पावर में से 1 माइनस करें तो 10 माइनस 1 9 होता है ना, तो ये आया होगा आपका आंसर। चलिए थर्ड नंबर एग्जाम्पल। अब बच्चों ये कहता है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर, इस साल को लिया है मैंने, यानी कि 2020, बहुत ही मनहूस साल है, तो इसीलिए चलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x। जल्दी से बताएं आपका आंसर कितना आया। तो यार वही घिसा पेटा रूल, पावर नीचे आएगा यानी कि 2020 नीचे आएगा ना बच्चों, और उसके बाद मतलब ये वाली चीज़ लिखी जाएगी, लेकिन पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2019, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? चलिए अब कुछ थोड़ा बहुत ट्विस्ट डाल के देखते हैं कि हम चीज़ों को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। तो जो फोर्थ नंबर एग्जाम्पल है वो कहता है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x टू द पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना बच्चों। हम कह सकते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ना वही डिफ्रेंशिएशन का साइन है। जैसे समेशन का साइन ये होता है, सब्ट्रैक्शन का साइन ये होता है, मल्टीप्लिकेशन का ये, डिवीजन का ये, ठीक उसी तरीके से डिफ्रेंशिएशन का साइन कुछ यूँ होता है। जिस चीज़ को आपको डिफ्रेंशिएट करना है उसके सामने आपको ये लगाना होता है। तो बताएं जल्दी किसको डिफ्रेंशिएट करना है? 1/x टू द पावर 4 को ना, तो उसके सामने हम इसको लगा देंगे और इसको पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x टू द पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू x। आई बात समझ में? चलिए देखिए, आपने तो ट्राई किया ही होगा मेरे ख्याल से, है ना, वीडियो को पॉज करके। तो देखें हम क्या कर सकते हैं इसमें। अब देखिए बच्चों, है क्या ना कि यहाँ पे हमको x टू दी पावर n वाला फॉर्म डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है 1/x टू दी पावर n। क्लियर है? तो फिर कैसे सॉल्व करें भाई? हमने तो सीखा है कि x टू दी पावर n हो तब nx टू दी पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम पहले इसको इसके फॉर्म में लेके आते हैं। और बच्चों हम ये जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएं, है ना, चाहे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके आए, हर से अंश में लाएं चाहे अंश से हर में लेके जाएं, उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1/x टू दी पावर n लिखा हुआ है ना, आप चाहते हैं नीचे से ऊपर लेके जाएं, तो ये बन जाएगा x टू दी पावर -1, पता ही होगा आपको, है ना। या फिर अगर 1/x टू दी पावर -n लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि इसको नीचे से ऊपर लेके जाएं, तो ये बन जाएगा x टू दी पावर n। पॉजिटिव पावर नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव पावर पॉजिटिव बन जाएगा, जब भी आप चीज़ों को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो, ठीक है। तो उस केस में आप जल्दी से बताएं कि हम इसको क्या लिखें। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x टू दी पावर 4 को x टू दी पावर -4 लिख सकते हैं ना बच्चों। अब आ गया ये x टू दी पावर n के फॉर्म में। अब n की जगह पे कितना रहा? 4 रहा क्या? जी नहीं, -4 रहा। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? लिखे फिर देखते हैं। पावर को नीचे लाते हैं ना, तो लाइए -4 को नीचे लेके आ जाइए, है ना, nx टू दी पावर n -1, ठीक है। उसके बाद पावर में से हम 1 को माइनस कर देते हैं, तो पहले से -4 था, -1 कर दीजिए, तो ये बन जाएगा -5, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये बनता है -4x टू दी पावर -5। और बच्चों मैं आपको बताऊं कि अगर आपको मन करे ना, अगर आपको मन करे तो आप इस x टू दी पावर -5 को नीचे लेके आ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सर ये पावर में माइनस साइन मुझको ठीक नहीं लग रहा है ना, हम पॉजिटिव लोग हैं, नेगेटिविटी सर इसको दूर करिए आप, है ना। तो आप कर सकते हैं, आप ऊपर से नीचे लेके आ जाइए, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऊपर में क्या बचेगा? -4/x टू दी पावर 5। हालांकि आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो आंसर सही है, लेकिन अगर ये भी लिख देंगे तब भी सही है। डिफ्रेंशिएशन तो खैर यहीं पे खत्म हो चुका है ना बच्चों। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 5th नंबर एग्जाम्पल। ये कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, 1/x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मेरे ख्याल से अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ होगा, ऑब्वियसली आप इसको ट्राई करेंगे ही, है ना, वीडियो को पॉज करके। तो कर लिया आपने ट्राई। चलिए हम देखते हैं फिर सेम वही काम करेंगे। अब इस x को ऊपर लेके जाएंगे, तो x का पावर अभी 1 है, ऊपर जाते ही ये -1 बनेगा, तो ये बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर -1 विथ रेस्पेक्ट टू x। बात समझ आई? अब देखें ध्यान से। हाँ, पावर जो है बच्चों वो नीचे आता है ना, -1 नीचे आएगा और x टू दी पावर n की जगह -1 है, तो वही तो लिखा मैंने nx। अब n -1 करना है,
यानी पावर में से 1 को माइनस करना है, यानी -1, तो ये बन जाएगा -1 इंटू एक्स, तो x ही हो जाएगा ना -2। और बच्चों क्या है ना कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि x⁻² आपको ठीक नहीं लग रहा है, आप इसको नीचे लेके आ जाएं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके आ जाएं, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -1/x²। इज इट क्लियर बच्चों? और मैं आपको बताऊं ना कि इसको हमको याद रखना होता है कि 1/x का डिफरेंशिएशन, अगर आपसे कोई चलते फिरते पूछ दे कि 1/x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होता है, आपको याद होना चाहिए -1/x²। हालांकि आपको याद नहीं है फिर भी आप निकाल तो लेंगे ही, लेकिन अगर आपको याद रहेगा तो कैलकुलेशंस में आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। सही है? तो एक काम करते हैं, हम इसको लिखते हैं, ठीक है? एक बार फिर से लिखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू होता है -1/x²। ठीक है? आप बताएं जल्दी, आपको याद हो गया क्या? 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? -1/x²। सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा, ऑब्वियसली ये तो समझ गए होंगे ना आप, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप कहीं नोट कर लें। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? 6th नंबर एग्जाम्पल, और ये कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ √x विथ रेस्पेक्ट टू x। जल्दी से ट्राई करें अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया होगा तो। हाँ यही है, √x ही है, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ बच्चों हमको x⁴n तो दिख ही नहीं रहा, अजीबोगरीब ये कुछ √x दिखाई दे रहा है ना? तो मेन मकसद तो यही होगा, x⁴n के फॉर्म में लेके आना। तो चलिए इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, और मे भी कि आपको पता भी हो कि अगर कहीं कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे n लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ा जाता है nth रूट ऑफ x। क्या पढ़ते हैं? एक बार फिर से बोलें, nth रूट ऑफ x। और इसका मतलब होता है x⁴1/n, है ना? जैसे मान लो बच्चों कि यहाँ 5 है और यहाँ x है, तो इसको क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे हम? 5th रूट ऑफ x है ये, और इसका मतलब हो जाएगा x⁴1/5। मान लो बच्चों यहाँ 3 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 3rd रूट ऑफ x, या इसको क्यूब रूट ऑफ x भी कहते हैं, 3rd को क्यूब भी कहते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब हो जाएगा x⁴1/3। अरे भाई इसका मतलब होता है पावर 1/3, ठीक है? लेकिन कहीं अगर सिर्फ √x लिखा है तो आपको पता है यहाँ क्या छुपा होता है? यहाँ 2 छुपा होता है। बच्चों हम इसको यहाँ ऐसे 2 के साथ भी लिख सकते हैं, बात बराबर ही है ना? इसीलिए पता है इसको ना हम सिर्फ √x नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x। √x इसका अधूरा नाम है, पूरा नाम है इसका स्क्वायर रूट ऑफ x। क्यों स्क्वायर रूट कहते हैं? क्योंकि यहाँ 2 छुपा होता है। तो जल्दी बताएं इसका मतलब क्या होगा? x⁴1/2। क्लियर है? तो चलिए आप समझ गए होंगे, तो मैं इसको मिटा दूं या फिर नोट कर लें। अगर आपको कहीं नोट करना होगा तो आप इसको नोट कर लें, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि nth रूट ऑफ x का मतलब होता है x⁴1/n। और खैर ये तो आपको बिल्कुल याद रखना होगा, क्योंकि फिजिक्स में तो ये बहुत यूज होता है, ठीक है? √x का मतलब x⁴1/2, पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, याद रखेंगे। मिटाता हूं मैं इसको। अब देखिए हमने इसको लिखा x⁴√x है ना, 1/2 विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो बच्चों घिसा पिटा रूल, पावर को नीचे लेके आएंगे और फिर हम पावर में से 1 माइनस करेंगे। तो बच्चों 1/2 और 1/2 -1 जो होता है ना, वो -1/2 होता है। अरे यार कम से कम इतना तो करके देख लोगे ना, -1/2। अब ध्यान से सुनो, फिर पावर में माइनस दिखने लगा तो उठा लाओ नीचे इसको। सही है? तो जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो पता है ये कितना बनेगा? ये बन जाएगा 1/2, ये तो रहेगा ही, लेकिन ये जो ऊपर था ना, x ऊपर था ना, अब नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2। पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। जल्दी बताएं, ठीक है? अब x⁴1/2 को क्या हम एक बार फिर से 1/2 है ना, x⁴1/2 को क्या एक बार फिर से √x लिख दें? समझ रहे हैं? तो इसको भी याद रखना होगा, है ना बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 1/2 √x किसका डिफरेंशिएशन है,
तो आप बोलेंगे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है, किसके रेस्पेक्ट में? तो एक्स के रेस्पेक्ट में। याद रखेंगे इसको। चलिए तो मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू होता है 1/2 रूट एक्स। याद हो गया? ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x कितना होता है बच्चों? -1/x²। लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स कितना होता है? तो 1/2 रूट एक्स। क्लियर है? तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं, है ना। और ये है बहुत ही सिंपल सा है ना, बहुत ही सिंपल सा है। 7th नंबर एग्जाम्पल है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x। अब लें, ये देखें कितना सिंपल है, आप करके बताएं जल्दी से। ठीक है, ट्राई कर लिया होगा आपने वीडियो को पॉज करके। देखते हैं। तो बच्चों मे बी कि आपका आंसर 1 आया हो, है ना, 1 ही आया है क्या? चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो बताएं बच्चों, हर क्वेश्चन में हम कर क्या रहे थे? पावर ढूंढ रहे थे एक्स का। जहाँ नहीं मिल रहा था वहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे थे ताकि हमको पावर मिले। जैसे यहाँ हमको नहीं मिला था कि एक्स का पावर कितना है ना, अब 1 में है ना ये, तो यहाँ हमने ढूंढा था तो x⁻⁻1 मिला था। यहाँ ढूंढा x⁻2 1/2 मिला। यहाँ बताएं x का पावर कितना है? तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 है। सही है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x⁻1 विथ रेस्पेक्ट टू x। इज इट क्लियर? अब बच्चों क्या होगा ना कि पावर नीचे आता है, आ गया x⁻n के फॉर्म में, तो पावर नीचे आता है और पावर में से 1 माइनस होता है। तो बच्चों 1 - 1 0 हो जाएगा ना। और किसी भी चीज़ का, अब जैसे 1 × x तो x ही होगा, और किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होता है, पता ही होगा आप लोगों को। आप समझ रहे हैं? तो पता चल गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x जो होगा वो 1 होगा। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही देसी तरीका बताऊं, सस्ता तरीका। ऊपर में क्या लिखा है? dx, नीचे में क्या लिखा है? dx। तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो गलत नहीं है, ये भी तरीका सही है, लेकिन प्रॉपरली भी करेंगे तब भी आंसर 1 ही आएगा। आई बात समझ में? तो बच्चों इसको भी याद रखना। क्या याद रखना? मैं बताता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x जो होता है कितना? जल्दी बोलो, 1। तो आप बताएं तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू y कितना होगा? अरे भाई यहाँ भी तो dy से dy कैंसिल हो जाएगा, ये भी आंसर होगा 1। डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू z कितना होगा? 1। डिफरेंशिएशन ऑफ हाथी विथ रेस्पेक्ट टू हाथी कितना होगा? 1 होगा। यानी किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में। बात समझ रहे हैं? ठीक है, हमेशा 1 होता है, याद रखेंगे आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। क्लियर है? तो क्या हम इसको क्लियर करें और आगे बढ़े? बच्चों ये 8th नंबर एग्जाम्पल कहता है, ठीक है, कि डिफरेंशिएट करें आप 1/√x³ को विथ रेस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहला तो काम ये होगा कि इसको हम x⁻n के फॉर्म में लेके आए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो था उसको तो पहले लिख दें, अभी डिफरेंशिएट थोड़े कर रहे हैं, अभी तो हमको इसको x⁻n के फॉर्म में लेके आना है ना। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/ इस रूट को क्या हम लोग x³ को तो रहने दें, और इस रूट को क्या हम पावर 1/2 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, वेरी गुड। अब देखें 3 × 1/2 को 3/2 लिख देंगे, तो ये रहा डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x⁻³ विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है? चलिए अभी भी x⁻n के फॉर्म में आया नहीं है, इसको हमको ऊपर लेके जाना है। तो ठीक है, देखते हैं क्या बनता है ये। तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा ना, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा x⁻³ इज इट क्लियर? अब जाके हमको मिला है x⁻n वाला फॉर्म, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पावर नीचे आएगा, 3/2 नीचे आया, और पावर में से 1 माइनस कर लें, 3/2 में से आप 1 को माइनस कर लें। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो -3/2 तो रहेगा ही। अब ये इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो ये बन जाएगा x⁻⁻5/2। अरे भाई इतना तो कम से कम करके देख लेना। ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है। आप इतने पे भी छोड़ देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन चलिए हम थोड़ा सा इसका मेकअप करके देखते हैं कि और हम इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ना। तो देखें, पावर में आपको माइनस साइन दिख रहा है, तो आप इसको न्यूमरेटर में से उठाकर डिनोमिनेटर में लेके आ जाइए, पावर का माइनस साइन गायब हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -3 / 2 x⁻5/2। बात समझ आई?
अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं -3/2 और x टू दी पावर 5 टू दी पावर 1/2, ऐसे 5 और 1/2 को मैंने अलग अलग कर दिया। अब बच्चों किसी भी चीज़ का पावर 1/2 जो होता है वो रूट होता है, अभी देखा था हम लोगों ने, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3/2 और ये बन जाएगा √x टू दी पावर 5। पावर 1/2 को मैंने रूट बना दिया। आप समझ रहे हैं? तो आप यहाँ तक लिख के छोड़े, 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 बात बराबर है। बात समझ रहे हैं? बस हमने थोड़ा सा यहाँ पे पाउडर लगा दिया, यहाँ लिपस्टिक लगा दिया और यहाँ आई लाइनर लगा दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगला रूल देखते हैं बच्चों। अगला जो रूल है ना, और रूल नंबर 2, हम उसको कह सकते हैं कि ये है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। और ये कहता है कि कांस्टेंट्स, ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल सा रूल है, कांस्टेंट्स डोंट पार्टिसिपेट इन डिफरेंशिएशन। याद रखोगे बच्चों, कांस्टेंट्स डोंट पार्टिसिपेट इन डिफरेंशिएशन। तो चलिए हम इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू ही समझें। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा एग्जाम्पल है ना, वो कहता है कि आप डिफरेंशिएट करें। पता है किसको डिफरेंशिएट करें? 3x² को डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, क्योंकि अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे उन सारे क्वेश्चन में बस हमको x टू दी पावर n मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको x टू दी पावर n के बगल में एक कांस्टेंट भी दिखाई दे रहा है। याद है बच्चों, इससे पहले हमने जो भी देखा था, तो या तो x टू दी पावर हमको मिलता था 4, x टू दी पावर 10 मिलता था, x टू दी पावर 20, याद आया? यहाँ देखा जाए तो यहाँ मिला है x टू दी पावर -3/2, लेकिन इस क्वेश्चन में x टू दी पावर n के बगल में कांस्टेंट भी है। तो इसी कांस्टेंट के लिए ये रूल है कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा डिफरेंशिएशन में। अब जैसे मान लें बच्चों की क्लास चल रही है और उसमें कोई बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो इधर उधर बातचीत कर रहा है, इधर उधर ताक झाँक कर रहा है, बीच बीच में अपना मोबाइल निकाल के देख रहा है, तो फिर ऐसे बच्चे के साथ क्या किया जाना चाहिए? अगर वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो बाहर निकाल देना चाहिए। तो हम इसको भी बाहर निकाल देंगे, समझ रहे हैं? तो बाहर निकाल देंगे तो ये आ गया यहाँ पे, और ये कुछ अंदर में क्या बचा? x² बचा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन बच्चा बाहर जाएगा तो ऐसा थोड़ा है कि घर चला जाएगा, अभी भी उसका बैग अंदर ही है, तब तो उसको मज़ा आ जाएगा। अगर आप उसको बैग के साथ बाहर भेज देते हैं तब तो उसको मज़ा आ जाएगा, तब तो वो किसी दिन क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। समझ रहे हैं? तो बाहर ही लटका के रखना है उसको। ठीक है, तब तक जब तक कि क्लास ख़त्म ना हो जाए, यानी डिफरेंशिएशन ख़त्म ना हो जाए। तो चलिए हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो बच्चों ये जो 3 है वो तो रहेगा ही। अब हमने सीखा है x टू दी पावर n को डिफरेंशिएट करना, तो क्या करेंगे? पावर को नीचे लेके आएंगे। भाई पावर को नीचे लेके आए तो नीचे आया ना 2, समझ रहे हैं? हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और पावर में से 1 माइनस करें तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 मिलेगा। तो x टू दी पावर 1 लिखना जरूरी है क्या? 1 तो अंडरस्टूड होता है ना, रहने देते हैं। और बच्चों हमारा जो आंसर आता है वो आया 6x। हाँ, अब आप इसको अंदर भेज दें। अब क्लास खत्म हो चुका है ना, अब ये बेचारा अंदर जा सकता है। ठीक है, तो आंसर आया 6x। लेकिन बच्चों हम कोशिश करेंगे कि इसके जस्ट बाद इसको लिखें, ये दोनों स्टेप हम नहीं लिखेंगे। कैसे भाई? तो ध्यान से सुने। हम जानते हैं कि कांस्टेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन वहीं पे रहेगा ना। तो 3 यहाँ पे है, हमको डिफरेंशिएशन सिर्फ इसी का करना है। तो क्या होगा? पावर नीचे आएगा, तो जैसे ही 2 नीचे आएगा 3 और 2 मिलकर 6 हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो मिल गया हमको 6। इज इट क्लियर? और उसके बाद आप पावर में से 1 को माइनस कर लें, तो बच्चों 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा। तो डायरेक्ट हम चाहें तो यहाँ पे 6x लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक अगला एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। और ये तो वीडियो पॉज करके पहले तो खुद आपको ही करना है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ 5x टू दी पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, जल्दी से आप इसका आंसर बताएं, एकदम देखते मुँह जबानी आंसर बताएं। ठीक है, तो देखें हम। चलिए बच्चों, ये जो 5 है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना, तो उसको रहने देते हैं। और पावर नीचे आएगा, तो पावर भी तो 5 है तो ये भी नीचे आएगा, और पावर में से 1 माइनस होगा तो 4। तो जो ओवरऑल आंसर होगा 5 × 5 25 हो जाएगा, 25x टू दी पावर 4। और हम चाहते तो डायरेक्ट इसके बाद ये भी तो लिख सकते थे, और मेरे ख्याल से आपने डायरेक्ट ये लिखा होगा। 5 को नीचे लाए होंगे आप,
तो 5 इंटू 5 25, तो आपने डायरेक्ट 25 लिखा होगा और पावर में से 1 माइनस करके x टू द पावर 4 लिखा होगा। आई बात समझ में? चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल्स करके देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगला जो एग्जाम्पल है सिंपल है, ये तो और भी ज़्यादा सिंपल है। डिफरेंशिएशन ऑफ सिंपल 10x लिखा हुआ है बच्चों विथ रेस्पेक्ट टू x। आपको बताना है आंसर कितना होगा। जल्दी वीडियो पॉज करके देखें। ठीक है, अब हम देखें। चलिए बच्चों, क्या है कि ये जो 10 है ये तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं। अरे कांस्टेंट है ना भाई, तो नहीं पार्टिसिपेट करेगा। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होता है? अभी देखा था यहाँ पे हम लोगों ने, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है। अरे यहाँ पे देखा था। ठीक है, तो 10 पार्टिसिपेट नहीं करेगा और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, यानी ओवरऑल इसका आंसर 10 हो जाएगा, यानी 10x का डिफरेंशिएशन 10 हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। ये 3rd नंबर एग्जाम्पल था ना बच्चों, तो हम बात करते हैं 4th नंबर एग्जाम्पल की, जो कहता है ठीक है 2/x का होल क्यूब लिखा हुआ है, यानी कि आपको डिफरेंशिएट करना है 2/x के होल क्यूब को x के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन ऑफ 2/x का होल क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू x, ये करके आपको बताना है। पॉज करें वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं किया होगा तो उसको खुद से ट्राई करें और उसके बाद देखें फिर अब हम। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इसको, तो आप बहुत दिमाग लगा रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। आप इस क्यूब को अंदर भेज दें तो ये क्या बन जाएगा, ये जो जैसे है वैसे तो रहेगा ही, ये 2 का क्यूब 8 बन जाएगा और यहाँ नीचे आ जाएगा x का क्यूब। ठीक है, अब चलिए इसको और थोड़ा सा ढंग से सजा लें, ठीक है, ताकि ये x टू दी पावर n के फॉर्म में आ जाए, ऊपर चला जाए ये, तो ये आ जाएगा 8 और नीचे से जब आप इसको ऊपर भेजेंगे तो x टू दी पावर -3 बनाना। और ये 8 तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना बच्चों, और पावर जो है वो नीचे आया। ठीक है, और फिर पावर में से आप 1 को माइनस कर लें। अरे वही घिसा पिटा रूल। ठीक है, कांस्टेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा और जिस चीज़ का हमको डिफरेंशिएशन करना है उसका पावर नीचे आएगा, फिर पावर में से 1 को माइनस करेंगे। तो चलिए ओवरऑल मिला जुला के देखें तो ये -24 हो जाएगा ना, तो -24 और x टू दी पावर -4। आई बात समझ में? अब इसको अगर आपको मन करे तो आप x टू दी पावर -4 को नीचे लेके आ जाएं, तो ये -24 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 4 भी बन जाएगा। आप ये भी लिख के छोड़ सकते हैं। कुछ समझ आया? तो क्या अब हम आगे बढ़े फिर? चलिए अगला जो रूल है बच्चों, हम कह सकते हैं कि ये हमारा 3rd रूल है। बहुत ही सिंपल सा रूल है ये भी, है ना, और ये एक डेटा है जिसको आपको याद रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, सुन रहे हैं, किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा ना वो हमेशा 0 होता है। अब बच्चों ये वाला टर्म कांस्टेंट थोड़े है, इसके पास 2 पार्ट्स हैं, एक वेरिएबल वाला पार्ट है और एक कांस्टेंट वाला पार्ट है ना। जैसे ये वाला जो था इसमें एक ही पार्ट था, सिर्फ वेरिएबल वाला पार्ट था, कोई कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं था। समझ रहे हैं? तो हम इसको भी वेरिएबल बोलेंगे और ओवरऑल इसको भी वेरिएबल बोलेंगे। लेकिन अगर कोई वेरिएबल वाला पार्ट रहा ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट रहा, उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको दिया जाए कि आप डिफरेंशिएट करें सिर्फ 3 को x के रेस्पेक्ट में, प्योर कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल वाला पार्ट बगल में नहीं है, आंसर कितना आएगा बच्चों? कितना आएगा देख के बताए? 0 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे हो गया, थोड़ा सा समझाइए, है ना। समझ लेते हैं बच्चों। आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है, जी हाँ। उसके बगल में x दिख रहा है, जी हाँ। उसका पावर कितना है? 2 है। बच्चों आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है, हाँ। बगल में x दिख रहा है ना, लेकिन ज़बरदस्ती देखने की कोशिश करें तो आपको बगल में x दिखेगा। मैं बताता हूँ बच्चों, अगर आप यहाँ ज़बरदस्ती देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ आपको x दिखेगा, लेकिन उसका पावर 0 होगा नहीं, क्योंकि x टू दी पावर 0 कितना होता है बच्चों? 1 होता है, और 1 इंटू 3 ही हो जाएगा, तो ओवरऑल ये 3 ही लिखा हुआ है। नहीं समझ में आई बात? अरे भाई हर क्वेश्चन में हम कर क्या रहे थे? हम x का पावर ही तो ढूंढ रहे थे। बात समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे हमको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, दिख रहा है x टू दी पावर 2 है ना, 5 दिख रहा है,
यहाँ x टू दी पावर 1, ठीक है। यहाँ पे हमको थोड़ा ढूंढना पड़ा तो पता चला कि x टू दी पावर -3 है। वैसे ही यहाँ पे ढूंढेंगे x का पावर कितना है, बात समझ रहे हैं, तो पता चला x टू दी पावर 0 है, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों मेरे जल्दी से बताना क्या होगा, 3 पार्टिसिपेट करेगा क्या, करेगा जी नहीं, लेकिन एक काम करते इसको नीचे लिखते हैं, जगह की कमी है तो नीचे लिखते हैं, है ना। 3 पार्टिसिपेट करेगा क्या, 3 पार्टिसिपेट करेगा, कांस्टेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम डिफ्रेंशिएट करें x टू दी पावर 0 को, तो तरीका क्या होता है, पावर नीचे आता है ना। तो बच्चों जैसे ही तुम पावर को नीचे लेके आओगे, इधर क्या लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है, कोई फर्क पड़ता है क्या। एक बार जब 0 आ गया उस टर्म में मल्टीप्लाई होने के लिए, तो इधर उधर कुछ भी लिखा रहे, जो टोटल आंसर है वो तो 0 ही होगा ना। हे भगवान, बात समझ में आई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। अरे यहाँ क्या था भाई, यहाँ 2 नीचे आया था नीचे 2, यहाँ 0 नीचे आएगा, x का पावर 0 है तो वो नीचे आएगा, पूरे टर्म को 0 बना देगा, भस्मासुर है ये, बात समझ रहे हैं। जिस टर्म में आ जाएगा पूरे टर्म को खा जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब हम ये कह सकते हैं कि गलती इस बेचारे 3 की थोड़े थी, वो तो पहले भी पार्टिसिपेट नहीं करता था, वो बेचारा अभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। गलती है इसके बगल में छुपे हुए x के पावर की, यही आस्तीन का सांप है, बात समझ रहे हैं। तो ओवरऑल ये सब आपको करना नहीं है, आप तो बस इतना याद रखेंगे कि कहीं भी आपको कांस्टेंट दिखाई दे दे, खाली कांस्टेंट दिखाई दे दे, उसका डिफरेंशिएशन 0 है, किसी के भी रेस्पेक्ट में, आप y के रेस्पेक्ट में करें, z के रेस्पेक्ट में करें, हाथी के रेस्पेक्ट में करें, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो समझ में आया, आगे बढ़े फिर बच्चों।